ओके, जैसे कि आप लोग जानते हो कि पहला जो लेक्चर था हमारा दैट वाज concept of cold war, concept of cold war, what is cold war in global politics, what is cold war in global politics हमने डिफाइन किया उसको प्रीवियस लेक्चर में. In nutshell, we can say that cold war, it was the ideological war between USA and USSR that emerged after 1945. Yeah, in others we can say after the end of the second world war. Okay, या इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन कैसे, इट वाज स्ट्रेन एंड टेंस रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट वाज अ वॉर बिटवीन द टू systems. One was bourgeois democratic system and another was a dictatorship of the proletariat. And in other words we can say that it was a war, it was a brain war, it was a nerve war, it was a war of propaganda, which this definition was given by Pandit Jawaharlal Nehru. Yeah, others said about it that it was a war which was not fought in actual ground, but it was fought in the minds of men, in which one tries to control over the minds of in the minds of other. ये सारे definitions इन पे हमने थोड़ा सा बहस किया है प्रीवियस लेक्चर में. आज हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ कोल्ड वॉर, कि क्या वजह बन गई कि ये फितना बर्पा हुआ किसके अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर. ये बर्पा कैसे हुआ, मतलब ये दिन ब दिन क्यों शदीद बनता गया, क्या काजेस बन गए इस, मतलब ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर था, ये आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट था, ये क्यों शदीद बनता गया. पहला जो काज आता है जो पॉलिटिकल साइंटिस्टों ने हमारे सामने रखा है, सियासत के माहिरीन हैं, उन्होंने क्या कहा है कि मतलब क्या काज बन गए. पहला काज जो बन गया दैट्स आइडियोलॉजिकल cause, because you must have listened about it, yeah, you must have read about it that ideology, there were two ideologies after the second world war that remained at its peak. One was capitalism ideology, and another that was communism. Okay, both were the ideologies. ये कैपिटलिज्म क्या था, इसको समझने की आइडियोलॉजिकल काज क्या था. पहले आपको समझना है कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी क्या थी. ये कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी, इट वाज अ liberal economy. It was an ideology which was believing in free market economy. यानी कि हर एक बंदा मुल्क के अंदर या सारे दुनिया के सारे मुल्कों के अंदर एक जो बंदा हो, वो इकोनॉमी में फील्ड हो, इकोनॉमिक यानी मसले में टोटल फ्री हो. देयर शुड नॉट बी टू मच रेस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट ओवर द trade of the individual. In political field में क्या होना चाहिए, there must be the liberal democracy में there should be the separation of powers, balance of check system, universal adult franchise. All these things must be practiced as in the politics. Okay, मगर इसके खिलाफ किसने बोला है, कम्युनिस्ट वालों ने कहा कि नहीं, मतलब it can't solve the problems of the humanity, ये ह्यूमनिटी के मसाइल को क्या हल नहीं कर सकते. उन्होंने कहा इट्स अ bourgeois democracy, it works only for the capitalist class, and जो lower class है, जो गरीब तबका है, वो दिन ब दिन क्या बन जाएगा, वो गरीब बनता जाएगा, और अमीर इसमें सिर्फ मतलब अमीर बनते जाएंगे दिन ब दिन. ठीक है ना. इट मींस दे सेड दैट इट बिकम्स द कॉज ऑफ डिवीजन इन सोसाइटी. ये सोसाइटी के अंदर वजह बनता है डिवीजन का, यानी कि कुछ लोग मतलब हायर रैंक पे पहुंचेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, कुछ लोग क्या मतलब दब जाएंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इक्तिसादी के मामले में कुछ लोग दब जाएंगे, और ये आइडियोलॉजिकल वजह बन गई. यही वो अपोजिट कर, कम्युनिस्ट अपोजिट करते थे कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को, और कैपिटलिस्ट मतलब क्या करते थे, अपोजिट करते थे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को. और यूएसआर किसको सपोर्ट करता था, वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था. यूएसए सपोर्ट करता था फ्री मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को. ये वजह बन गई, ये पहला वजह बन गई. ओके, इसका अगर हम जानेंगे, इसका जो फाउंडर था वो दैट वाज कार्ल मार्क्स, एंड उसके जो मतलब मेन जो हम कह सकते ये जो आर्किटेक्ट्स, ठीक है ना, वो था एडम स्मिथ था, ठीक है ना, ये फॉर एग्जांपल जॉन लॉक था, ठीक है ना, और जर्मी बेंथम था. ओके, वो हम पढ़ेंगे फिलॉसफी के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है ना. उसके बाद जो दूसरा काज जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने हमारे सामने रखा है, दैट इज सिविल वॉर इन ग्रीक. ये सिविल वॉर क्या था, यानी सिविल वॉर होता क्या है. सिविल वॉर वो वॉर होता है जो एक मुल्क के अंदर मतलब उठे, और एक मतलब ग्रुप गवर्नमेंट के साथ हो, दूसरा वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, ठीक है ना, तो उसको कहा जाता है सिविल वॉर. इसी तरह वॉर उठ गया किसके अंदर, ग्रीक के अंदर, जो 1946 1949 उन्होंने क्या कहा है कि ग्रीक के जो गवर्नमेंट थी दैट वाज supported by the USA. That was a democratic government. That was supported by obviously by the
by the USA and UK, by the USA and UK. Okay, because UK was also under falling under the USA block. Okay, ठीक है. उसके बाद क्या है कि ये जो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां पे थी उसको सपोर्ट करता था कौन? उसको सपोर्ट करता था यूएसएसआर. तो उन्होंने जब मतलब ये वार उठ गया, जब ये जंग उठ गया इन दो पार्टी के दरमियान, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दरमियान और कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान, तो ऑब्वियसली यूएसआर को उसने सपोर्ट दिया किसको? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रीक को. और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे थी उसको सपोर्ट दिया किसने? अमेरिका ने. तो ये वजह बन गया क्या? कॉज ऑफ द कोल्ड वॉर या कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर. ओके, उसके बाद जो तीसरा जो कॉज बनता है, जो हमारे मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने रखा है हमारे लिए, दैट इज ट्रूमैनिस डॉक्ट्राइन. ट्रूमैनिस डॉक्ट्राइन, ठीक है ना. ट्रूमैनिस डॉक्ट्राइन ये क्या, ये कौन सी डॉक्ट्राइन थी? हमेशा अमेरिका ने चाहा कि हम किस तरह किसको कॉन्टेमिनेट करें, किसको मतलब खत्म करें ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, किसको ना? यूएसएसआर को या कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को. कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को किस तरह हम खत्म करें? उन्होंने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाने की कोशिश की. कभी कभार उन्होंने सोचा कि हम आर्म्स के जरिए इनको खत्म करें, कभी कभार उन्होंने कहा कि हम दूसरे मतलब नॉन आर्म्स ये स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करें. फॉर एग्जाम्पल इस ट्रूमैन के डॉक्टर इन्होंने क्या, ट्रूमैन एक प्रेसिडेंट था, इसने कहा कि अगर हमें कुछ करना है ना कंटेमिनेट करने के लिए किसको? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, तो हमें क्या करना है? हम इकोनॉमिक एड देंगे उन मुल्कों को जो मुल्क चाहते हैं कि हम अपने जो सिस्टम है वो हम बनाए लोगों के चॉइस के मुताबिक. दैट मीन्स हम उन मुल्कों को सपोर्ट करेंगे जो अपने मुल्क को क्या डेमोक्रेटिक वन बनाना चाहते हैं. हम उनको इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करेंगे. खास करके उसने फोकस दिया टर्की और ग्रीक पे, टर्की और ग्रीक पे, ठीक है ना. उसने कहा कि if we don't support Turkey and Greek in terms of aid, in terms of economy, then they will fall in communism. वो कम्युनिज्म के अंदर गिर जाएगी, यानी कि वो हम हार जाएंगे कम्युनिस्टों से अगर हम इनको इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं देंगे या इकोनॉमिक एड नहीं देंगे. उसने कहा कि उसने बोला कि $400 million we must give to those countries who are struggling to go against the non-democratic governments. They are who are trying to make their governments according to the choice according to the democratic rules. Okay, it was the third one. अब अगर हम fourth one पे जाएंगे, okay, that was for example 1 2 3. okay, जो fourth cause है वो है मार्शल प्लान. क्या है? मार्शल प्लान 1940-1955. इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोपियन रिकवरी प्लान, ठीक है ना. ये भी क्या था? ये मतलब द मेन मोटिव ऑफ दिस प्लान वाज टू कंटेमिनेट द कम्युनिज्म, ठीक है ना. जो है ट्रूमैनिस डॉक्ट्रिन 1947 ट्रूमैन ने स्टार्ट किया है. ट्रूमैन वाज ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना. उसने इकोनॉमिक एड मतलब जोर दिया कि ताकि हम कंटेमिनेट करें किसको? कम्युनिज्म को, ठीक है ना. मार्शल प्लान इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोपियन रिकवरी प्लान, ठीक है ना. इस प्लान के अंदर क्या कहा गया है कि उसने कहा कि जो मतलब वॉर में हमें जो नुकसान हुआ ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है ना, हम उसको क्या जो लॉस हुआ उसको हम कैसे खत्म करें, उसको हम कैसे दूर करें, ठीक है ना. दिस प्लान वाज मेड फॉर दैट पर्पस. मगर इसका भी मेन मोटिव था कि हम किसको मतलब गिराए? हम कम्युनिज्म को गिराए, हम कम्युनिज्म को कमजोर करें, ठीक है ना. इसने कहा इन्होंने कुछ इंडस्ट्रियल कंट्रीज को कुछ एड दिया. फॉर एग्जाम्पल यूके ने मतलब लिया है कितना परसेंट? 26%, ठीक है ना. फ्रांस ने लिया 18% एंड वेस्टर्न जर्मनी उसने लिया है कितने? 11%, ठीक है ना. और फर्स्ट एड वाज गिवन टू ग्रीक एंड टर्की. पहला जो एड था ना वो किसको दिया गया? ग्रीक एंड टर्की. क्योंकि ऑलरेडी उन मतलब इन दो मुल्कों पे, ठीक है ना, कौन ज्यादा अटैक करता था? कौन? यूएसआर हमेशा इसको कोशिश करता था कि मैं क्या टर्की और इसको ग्रीक को अपने घरों के अंदर लाऊं, ठीक है ना. ओके, इन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक मतलब टर्की को बोला कि आप हमें स्टेटस दीजिए, ठीक है, फॉर शिपिंग के लिए, ठीक है ना. किसको? शिपिंग के लिए हमें ये प्रोवाइड कर लीजिए. मगर उसने इनकार कर दिया ना टर्की ने. तो उसको सपोर्ट दिया किसने? अमेरिका ने, ताकि मतलब वो इस मतलब इंटरफेरेंस से दूर रहे, ठीक है ना. ये फॉर एग्जाम्पल ये फोर्थ कॉज है. अगर फिफ्थ कॉज है वो है हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री अलायंसेस. क्या है? मिलिट्री अलायंसेस. फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री अलायंसेस इसमें आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री अलायंसेस पे
दो मिलिट्री अलायंसेस हो गए ना, फॉर एग्जांपल नाटो, नाटो हो गया फर्स्ट 1949, ठीक है, 1949, या वार्सा पैक्ट हो गया, ठीक है, वार्सा पैक्ट, पैक्ट 1955, 1955, ठीक है, या फॉर एग्जांपल सीटो हो गया, ठीक है, सीटो, या फॉर एग्जांपल सैंटो हो गया, ठीक, ओके। चलो, ये हो गई मिलिट्री अलायंसेस। इन्होंने कहा, इन्होंने हमेशा कोशिश की है, फॉर एग्जांपल अमेरिका ने कहा कि अपने जो ब्लॉक में इसके जो मेंबर्स थे, उनके जो मिलिट्री कमांडर्स थे, उनको बुला दिया, उनको कहा कि आप हमें ऐसी मतलब ऐसी तरीके अपनाना कि ताकि हम कम्युनिज्म को क्या करें, इसको कमजोर करें, इसको मतलब गिरा दे क्या फ्रॉम ग्लोबल पॉलिटिक्स से। तो उन्होंने उन कमांडर को ये सजेशन दी कि किसी न किसी तरह हमें क्या करना है, जहां कहीं भी हमें आपको लगेगा ना कम्युनिज्म फैल रहा है, तो उनको सप्रेस, उन इलाकों को क्या सप्रेस करने की कोशिश करो, और वहां पे क्या डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स वहां पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो अमेरिका ने क्या बनाया, उसने उसने बनाया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1949, सीटो, सैंटो, ठीक है ना, ये भी मिलिट्री अलायंसेस थे, ये भी मिलिट्री अलायंसेस। और इसके अपोजिट यूएसएसआर वो भी मत चुप करके बैठता, ठीक है ना। तो यूएसएसआर ने क्या कहा, उन्होंने मतलब वार्सा पैक्ट बना दिया, ठीक है ना। तो वहां पे उन्होंने मतलब 1951 उन्होंने मिलिट्री अलायंस बना दी, ठीक है। जो दो ये मिलिट्री अलायंस बन गए, तो उन्होंने उनके खिलाफ मतलब काम करने की कोशिश की। वार्सा पैक्ट ने अपोजिट किया किसको, नाटो को, और नाटो ने किसको अपोजिट किया, वार्सा पैक्ट को, ठीक है। ये भी वजह बन गया, ये जो मिलिट्री अलायंसेस बन गए ना, ये भी वजह बन गया क्या, कॉजेस ऑफ द कोल्ड वॉर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ सिक्स्थ वन, इसके बाद जो ये फॉर एग्जाम्पल ये सिक्स्थ वन है, ठीक है ना। सिक्स्थ वन है सीक्रेसी ऑफ एटम बम बाय यूएसए, ठीक है ना। सीक्रेसी ऑफ एटम बम क्या था कि जो न्यूक्लियर बम जो अमेरिका ने बनाया था, उन्होंने उसको क्या हिडन रखा था, किससे, यूएसएसआर से। मगर जो बाकी जो मतलब इसके अपने जो ब्लॉक के अंदर थे, उनको ऑलरेडी वो पता था, ठीक है ना। मगर वो एक्सपोज कब हुआ, जब अमेरिका ने किस पे डाला, हिरोशिमा एंड नागासाकी, दे वर द टू सिटीज, दे वर द टू सिटीज ऑफ किसके, जापान के, ठीक है ना। उन्होंने उस पे वो डाल दिया उन दो बम, एक का नाम था फैट मैन, ठीक है ना, और दूसरे का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है ना। उन पे जब वो डाल दिया तो मतलब 1 लाख पीपल हैव बीन डाइड एट दैट टाइम, ठीक है ना। 1 लाख लोग मर गए उस बॉम्ब से। तो जब यूएसआर ने जब सुना है, तो उसने जब ये देखा है मंजर, तो उसने मतलब उसको बहुत ज्यादा क्या इरिटेशन हो गई, किसके साथ, इस अमेरिका के साथ। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमसे मतलब ये राज हमसे क्यों छुपाया, कि आप लोगों के पास क्या था, न्यूक्लियर बॉम्ब था, और आप लोगों ने अब किसको किस पे ऊपर इस्तेमाल किया है, जापान के ऊपर, जापान के ऊपर। तो ये वजह बन गया कि ये फितने का वजह बन, ये कोल्ड वॉर का वजह बन गया था कि आप लोगों ने हमसे ये क्यों छुपाया है, ये मतलब ये बॉम्ब का ये जो राज था आप लोगों के पास, तो इसको क्यों छुपाया हमसे। तो ये वजह बन गया दूसरा क्या, कॉज ऑफ द कोल्ड वॉर। और जो और एक कॉज है रिफ्यूजल ऑफ फोर्सेस फ्रॉम नॉर्दर्न ईरान बाय यूएसएसआर, ठीक है ना। यानी कि यूएस आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था कि हम क्या करेंगे जब मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाएंगे, जिन जिन मतलब मुल्कों के अंदर हम सुपर पावर्स उनके फोर्सेस होंगे, उनको हम निकालेंगे, उन फोर्सेस को उस आर्मी को हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो मगर क्या क्या हो गया कि यूएसआर ने टोटली इनकार कर दिया कि मैं कहां से निकालूं, नॉर्दर्न ईरान से मैं अपने फोर्सेस को निकालूं। तो ये मतलब अमेरिका ने ये टॉलरेट नहीं किया, तो ये वजह बन गया, इट बिकेम द कॉज ऑफ टेंस रिलेशनशिप बिटवीन द यूएसए एंड यूएसआर। ये यही वजह बन गया कि इनके जो ताल्लुकात थे वो सख्त हो गए, ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल और एक कॉज है, ठीक है, वो कॉज है फॉर एग्जाम्पल वो जो एट्थ जो कॉज है वो फ्रीक्वेंट यूज ऑफ वीटो पावर बाय यूएसआर, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ वीटो पावर बाय यूएसआर, ठीक है ना। यूएसआर क्या करता था, ये अक्सर बेशतर वीटो पावर इस्तेमाल कर, वीटो पावर ये मतलब 5 मुल्कों को होता है यूएनओ के अंदर, ठीक है ना। तो अगर एक मुल्क कोई डिसीजन लेना हो, फॉर एग्जांपल अमेरिका फॉर एग्जांपल अगर कहे कि मैं इराक पे हमला करूं, ठीक है ना, अगर उन 5 में से एक कहेगा नहीं करना है, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। मगर वही पावर क्या यूएसआर मतलब फ्रीक्वेंटली अक्सर बेशतर इस्तेमाल करता था। तो अमेरिका ने कहा कि यूएनओ को कहा कि ये वीटो पावर बार बार इस्तेमाल क्यों करता है, ठीक है ना। ये कोई डिसीजन मतलब ये जो इंटरनेशनल जो कोई डिसीजन लेना होना हो, तो हमें क्या ये मतलब फ्रीक्वेंटली ये क्यों वीटो पावर इस्तेमाल, ये क्यों रोकता हो उस डिसीजन को लेने में, ठीक है। तो ये वजह बन गई, ये भी कॉज ऑफ कोल्ड वॉर बन गया।
और मतलब आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने क्या कहा, जब जर्मनी हारा ना, ठीक है ना, तो इन मुल्कों ने आपस में ये तय किया था कि दैट्स कॉल्ड रेपरेशन, कि जर्मनी अब हारा है, कि अब हम जर्मनी से कुछ पैसे मतलब वसूल करते रहेंगे, ठीक है ना, साल बर साल हम मतलब उनको क्या करेंगे, उनसे पैसे, उनसे एड लेते रहेंगे और फिर वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने अब्रप्ट स्टॉप किया उस एड को, या लैंड इज या फॉर एग्जाम्पल ये एड, इस एड में ये भी अमेरिका ने कहा सेकंड वर्ल्ड वॉर के यूएसएसआर को कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर बाय जर्मनी, बाय द अटैक्स ऑफ जर्मनी, हम आपको क्या वक्तन फौक्तन कुछ एड देते रहेंगे, तो मतलब ताकि आप अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मजबूत करोगे। तो मगर अमेरिका ने उस एड को अब्रप्टली यकायक उसको क्या बंद कर दिया, तो ये भी वजह बन गया कॉज ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है ना, कॉज ऑफ कोल्ड वॉर है। बहुत से कॉजेज मैंने डिस्कस किए हैं। तो अब मैं मतलब अब आपको ऐसा करना, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं मतलब इस होल सब्जेक्ट को, इस पॉलिटिकल साइंस को, वो हमारी जो चैनल है, ठीक है ना, नेम इट दैट डॉर गुलजार है, इन द नेम ऑफ डॉर गुलजार, ठीक है। तो आप वो उसको क्या करे, सब्सक्राइब करे ताकि वो फ्रूटफुल रहे उनके लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।